नमस्कार, स्वागत है आपका के चैनल में और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। आमने सामने में आज हम बात करेंगे बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रवीण शर्मा से। जी प्रवीण जी, के चैनल में आपका स्वागत है। आमने सामने में के चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी प्रवीण जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आप मीडिया प्रभारी बने और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मीडिया प्रभारी बनने का? निश्चित रूप से जहाँ पर चुनाव हो वहाँ पर काम करना भविष्य में एक्सपीरियंस की दृष्टि से बहुत फ़ायदेमंद रहता है और मुझे भी ये मौका मिला तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ इस चीज़ के लिए। अभी हाल ही में हरियाणा में भी आप चुनाव के वक्त में मीडिया प्रभारी रहे और जम्मू में लास्ट चरण में भी आप मीडिया प्रभारी रहेंगे, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे बीजेपी आने की कगार है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी एक विश्वसनीयता के प्रतीक के रूप में उभरे हैं और लोगों को लगता है कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं और राजनीति में विश्वसनीयता सबसे बड़ी चीज़ है और इसी विश्वसनीयता के चलते झारखंड में भी और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। तो आपको यकीन है कि दोनों राज्यों में बीजेपी आएगी? बीजेपी का परचम 100% यकीन है। चलिए, तो केंद्र सरकार पर प्रवीण जी, मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँगी कि केंद्र सरकार पर मनरेगा को लेकर आरोप लग रहे हैं कि केंद्र मजदूरों का शोषण कर रही है, क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो तथ्यहीन और झूठे आरोप हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ ये निंदनीय है। जब यूपीए की अंतिम बजट था तब यूपीए ने मनरेगा के लिए 33,000 करोड़ रुपए का बजट रखा था 2012-2013 के लिए। ठीक 3 महीने के पश्चात जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी और जून में भारतीय जनता पार्टी ने अपना बजट दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने मनरेगा के लिए 33,353 करोड़ रुपए रखे। इस तरह से मात्र 4 महीनों में 353 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। ऐसे में ठीक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मात्र 6 महीने में हुए हैं और ये आरोप लगाना है कि हम लोग मनरेगा की अनदेखी कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ, इसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूँ। 125 करोड़ देशवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है कि उन गली सड़ी नीतियों को हम लोगों को बदलना चाहिए जिसकी वजह से देश पिछले 10 सालों में पीछे गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये लगता है कि कहीं ना कहीं मनरेगा आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप खरा नहीं उतर पाया है, तो ऐसे में उसकी समीक्षा करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को है। लेकिन लोगों को लगता है कि मनरेगा से उन्हें रोजगार मिल रहा है, 100 दिन का रोजगार। अगर देखा जाए तो 56 या 50 दिन का ही रोजगार मिल पा रहा है। ये 100 दिन का रोजगार और 56 दिन के रोजगार में क्या किस तरह का ये बात है कि मैं आपकी बात से पूर्ण तरह सहमत हूँ। इसके लिए हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ही दोषी है क्योंकि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वो है। भारतीय जनता पार्टी के समय में 85 दिनों तक रोजगार मिलता था, परंतु वर्तमान कांग्रेस सरकार में ये 65 से 70 दिनों के बीच में आ गया। तो इसके लिए दोषी कौन है? और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं वो कांग्रेस की बी टीम है, कॉमरेड ये नारे लगाते हैं। अगर कॉमरेड को नारे ही लगाने हैं तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगाएं। पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ नारे लगाते थे, पर पिछले 2 वर्षों में आप लोगों ने देखा होगा कि वो कभी भी कांग्रेस सरकार को दोषी नहीं ठहरा। नहीं, वो लोग कांग्रेस को भी दोषी मान रहे हैं, कांग्रेस को भी दोषी मान रहे हैं। तो ठीक है, कांग्रेस तो फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब 33,000 करोड़ रुपए में 33,353 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने किए तो इसके लिए उनको साधुवाद देना चाहिए। एक बात मैं यहाँ पे और जानना चाहूँगी, मनरेगा की ही बात चल रही है तो मनरेगा के तहत कुछ पंचायतों में मैंने ये देखा कि वहाँ जो कूड़े इकट्ठे करने के लिए टैंक बनाए जा रहे हैं, वो टैंक बनाए तो जा रहे हैं लेकिन वो कितने किलोमीटर के दायरे में या कितने मीटर के दायरे से बाहर किए जा रहे हैं। उन टैंकों को बनाने का मतलब क्या है? क्या वो महज एक खानापूर्ति है या फिर सरकार के पास इतना पैसा है कि वो बनाए जा रहे हैं, बस उसका यूज़ नहीं हो रहा है? अगर मैं ये बात कहूँगी, सिंपल से वर्ड में कहूँ कि उसका सही तरीके से यूज़ नहीं हो रहा है, काफ़ी पंचायतों में ये पाया गया है। मैं भी पहले यही कहना चाहता था कि जो कार्य जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं उन कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी तो यही कह रही है कि अगर कहीं पे मनरेगा आम आदमी की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप खरा नहीं उतर रहा है तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए, पर इस समीक्षा के चलते भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाएं ये सरासर गलत है।
कई जगहों पे मनरेगा ने बहुत बढ़िया काम किया और कई जगह पे सिर्फ लीपापोती हो रही है, ये सारी दुनिया जानती है। जी प्रवीण जी, मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल और जानना चाहूँगी राज्य सरकार की नीति के ऊपर। जो राज्य सरकार ने हाल ही में अभी डीजल पर वैट बढ़ाया है, तो 1 महीने में 2 बार वैट बढ़ चुके हैं, और इस पर आप क्या कहना चाहोगे? हम लोग हमेशा से कहते हैं कि जहाँ पे कांग्रेस सरकारें होती हैं वहाँ पे महंगाई आती है। कांग्रेस और महंगाई दोनों सगी बहनें हैं। इनकी नीतियाँ हमेशा बड़े बड़े सरमायादारों को पनपाने की रही होती है। नरेंद्र मोदी जी ने 3 बार डीजल की कीमतें और लगभग 8 बार जो है पेट्रोल की कीमतें घटाई, परंतु हिमाचल प्रदेश सरकार जानबूझकर उन कम कीमतों का एहसास आम जनता को नहीं होने देना चाहती है। वो चाहती है कि हिमाचल प्रदेश की जनता महंगाई की मार में पिसती रहे। यही वजह है कि 3 बार वो वैट की दरों में बढ़ोतरी कर चुके हैं। और हैरानी की बात है, भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा वैट की कीमतें पेट्रोल के ऊपर हिमाचल प्रदेश में है। पिछले कुछ टाइम के अंदर 24% से लेकर 27% तक जो है हिमाचल प्रदेश में वैट की कीमत पेट्रोल के ऊपर हो चुकी है, और यही हालत डीजल का भी है। नहीं प्रवीण जी, केंद्र ने भी तो कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है, पर केंद्र ने कम भी तो पेट्रोल किया और है। डीजल पर। किसी ने ये भी नहीं सोचा कि इससे भी तो लोगों को नुकसान ही होगा। पिछले टाइम से 60 रुपए से केंद्र ने 51 रुपए तक भी तो पहुंचाया है, और वैट ड्यूटी बढ़ाने के बावजूद भी केंद्र में 52 रुपए से ऊपर डीजल की कीमत नहीं बढ़ी है। महंगाई तो बीजेपी के समय भी थी, जब बीजेपी राज्य में थी उस वक्त भी तो महंगाई थी। केंद्र सरकार की मार थी। हम लोग ये कहते थे कि जब केंद्र सरकार बदल जाएगी तो महंगाई खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मैं एक उदाहरण के रूप में आपको कहना चाहता हूँ, अक्टूबर 2013 में महंगाई का जो सूचकांक दर था वो 7.24% के ऊपर था, पर ठीक 6 महीनों के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो महंगाई का सूचकांक दर 2.34% के ऊपर रह गया। तो हम लोग जो कहते थे कि महंगाई और कांग्रेस दोनों सगी बहनें हैं, एक आती है तो दूसरे मुफ्त में चली आती है। आप एक को ब्याह के लाओ और दूसरा खुद ब खुद चली आएगी। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि जब कांग्रेस आती है सत्ता में तभी होती है। यूपीए, केंद्र में यूपीए थी तो उस वक्त महंगाई थी नहीं। जब यूपीए के 10 वर्ष का शासनकाल रहा तब तक महंगाई रही, परंतु उससे पूर्व जब एनडीए की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में थी, वाजपेयी के शासनकाल में भी तो चीनी का अगर दाम रखो आप, प्याज के रेट का जो दाम था, प्याज और चीनी को लेकर आपको याद हो अगर, उस समय जो चीनी थी वो राशन के डिपों में महंगी मिलती थी, खुले बाजार में सस्ती थी। इतना बड़ा डिफरेंस था। सिर्फ 2 महीने के लिए प्याज की जब कीमतें बढ़ी थी तो हम लोगों को मध्य प्रदेश की सरकार गंवानी पड़ी थी, क्योंकि लोगों का विश्वास जो है अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति था। परंतु कांग्रेस ने तो दोनों हाथों से इस देश को निचोड़ा और 10 वर्षों तक आम आदमी महंगाई की मार से पिसता रहा। अगर आज आम आदमी थोड़ी राहत की सांस ले पा रहा है तो ये एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से। आप मनमोहन जी के समय में भी भारत की इज्जत देख लीजिए और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बीच में भी देख लीजिए। आज भारत को लोग गर्व से सिर उठाकर भारत का नाम लेते हैं, और अमेरिकन राष्ट्रपति खुद ये कहने पर मजबूर है कि देयर इज अ मैन ऑफ एक्शन। नरेंद्र मोदी इज अ मैन ऑफ एक्शन। आज के अखबार में भी आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने कहा कि मात्र 6 महीने के अंदर नरेंद्र मोदी ने देश के शासन में मूलभूत परिवर्तन लेके आया। यानी कि देश वाले तो जहां प्रशंसा कर रहे हैं, विदेशी भी इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं कि भारत के अंदर एक सकारात्मक बदलाव आया है, परंतु कांग्रेसी कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि उन लोगों ने देश को इस हालत तक पहुंचा दिया है कि जब वो अकेले में अपने अंतर्मन में झांकते हैं तो उन्हें खुद ब खुद अपने आप पर शर्म आती है। ये गांधीवाद क्या है? गांधीवाद तो हमेशा यही कहते हैं कि देश के संसाधनों का जो सबसे पहला उपयोग का हक है वो अंतिम व्यक्ति का है, गरीब व्यक्ति का है जी। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है, जो हमारी 5 निष्ठाएं हैं उसमें तीसरे नंबर पर सर्वोपरि जो निष्ठा है वो हम ये कहते हैं कि हम गांधीवाद दर्शन को अपनाएंगे। जी प्रवीण जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फिलहाल आप देखते रहिए आमने सामने, और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद भी हम जारी रखेंगे प्रवीण शर्मा से बातचीत और जानेंगे उनसे कुछ और सवालों के जवाब।